आज है 17 दिसंबर बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बर्ताव ने महिला डॉक्टर को सरकारी नौकरी ठुकराने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे चुनाव आयोग के उस काम के बोझ की जिसके चलते देश भर में 33 से ज़्यादा चुनाव कर्मियों की जान चली गई है। हम आपको बताएंगे कि कैसे वोटर लिस्ट से 1 करोड़ नाम गायब हो गए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हम नजर डालेंगे दक्षिण अफ्रीका पर, जहां गौतम अदानी के पावर प्रोजेक्ट का भारी विरोध हो रहा है, और साथ ही बात होगी क्रिकेट के मैदान से, जहां शिक्षकों के बेटों ने आईपीएल ऑक्शन में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार की राजनीति और एक महिला डॉक्टर के आत्मसम्मान की। पटना में हुए संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचे जाने की घटना अब तूल पकड़ चुकी है। इस घटना से आहत होकर आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी नौकरी ज्वाइन न करने का सख्त फैसला लिया है। उन्हें हाल ही में नियुक्ति पत्र मिला था और आने वाली 20 दिसंबर को उन्हें अपनी सेवा शुरू करनी थी, लेकिन अब उन्होंने कदम पीछे खींच लिए हैं। ई न्यूज़रूम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नुसरत परवीन के भाई ने बताया है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं। हालांकि परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। नुसरत के भाई कोलकाता की एक सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि उनके पति एक कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस घटना का वीडियो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। आरजेडी ने तो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि घटना के एक दिन बाद भी बिहार सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो देश के लोकतंत्र की बुनियाद यानी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी है और बेहद दुखदायक है। चुनाव आयोग द्वारा पिछले महीने शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम के दौरान कम से कम 33 चुनाव अधिकारियों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा में सुमैया अली की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कई मौतों की वजह सुसाइड बताई जा रही है। ये विशाल अभियान 4 नवंबर को 12 राज्यों में शुरू हुआ था। लखनऊ के रहने वाले संविदा शिक्षक विजय कुमार वर्मा की कहानी दिल दहला देने वाली है। उनके 20 साल के बेटे हर्षित का कहना है कि उनके पिता की मौत अमानवीय काम के बोझ के कारण हुई। 50 साल के विजय को बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ बनाया गया था। उन पर डेटा अपडेट करने और ऑनलाइन अपलोड करने का इतना दबाव था कि देर रात काम करते वक्त वो गिर पड़े और ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अधिकारी उन्हें मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते थे। स्पैक्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 9 लोगों ने काम के भयानक दबाव में आकर खुदकुशी कर ली है। वेस्ट बंगाल के नादिया जिले में 53 साल की शिक्षिका रिंकू तरफदार ने सुसाइड नोट में लिखा कि वो अब इस अमानवीय दबाव को नहीं झेल सकती। हालांकि चुनाव आयोग ने काम के बोझ से मौत के आरोपों को खारिज किया है और इसे सामान्य बताया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है मतदाता सूची से नामों का गायब होना। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जो कि कुल संख्या का 7.6% है। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी छंटनी हुई है, जहां 58 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इनमें से करीब 24 लाख नाम मृत लोगों के बताए गए हैं, जबकि करीब 20 लाख लोग वो हैं जो दूसरी जगह चले गए हैं। राजस्थान में भी लगभग 42 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। द वाया में अपर्णा भट्टाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वेस्ट बंगाल में इस प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा असर हिंदू शरणार्थियों पर पड़ा है, न कि उन लोगों पर जिन्हें बीजेपी घुसपैठिया कहती है। जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां दस्तावेज दिखाने की दर बेहतर रही है, लेकिन मतुआ बाहुल्य इलाकों में लोग अपने पूर्वजों के प्रमाण दिखाने में विफल रहे हैं। ये आंकड़े बीजेपी के उस दावे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं जिसमें वो लगातार घुसपैठियों के बाहर होने का शोर मचा रही थी। अब चलिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर, जहां किसानों की बदहाली की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सामने आई है। कर्ज के जाल में फंसे एक डेयरी किसान को अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि नागभीड़ के रहने वाले रोशन कोले की 12 गायों की मौत लंपी स्किन बीमारी से हो गई थी। इसके बाद उन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया।
पुलिस शिकायत के मुताबिक रोशन ने कर्ज चुकाने के लिए अक्टूबर 2024 में कंबोडिया जाकर अपनी किडनी बेच दी। इसके लिए उन्हें पहले कोलकाता और फिर कंबोडिया ले जाया गया। हैरानी की बात यह है कि किडनी बेचने के बाद भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई और उन्हें लाओस में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। वहां उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। रोशन का आरोप है कि उन्होंने 12 लाख रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन साहूकारों ने डरा धमकाकर उनसे 48 लाख रुपये वसूल लिए। बाद में स्थानीय विधायक की मदद से उन्हें बचाया गया। पुलिस ने इस मामले में अब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और जबरन वसूली सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये सम्मान भारत और इथियोपिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए सम्मानों की कुल संख्या अब 31 हो गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इसे भारत के लोगों की ओर से विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। इससे पहले उन्हें रूस, फ्रांस, सऊदी अरब और अमेरिका सहित कई देशों से शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। लेकिन देश के भीतर लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई जा रही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर ने कहा है कि भारतीय गणतंत्र गहरे संकट में है। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट नाउ के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम संकट की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम संकट में हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 2 सालों से जल रहा है, लेकिन वो भारत की राजनीतिक कल्पना का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। प्रभाकर ने कहा कि पहले मतदाता सरकार तय करते थे, लेकिन आज सरकारें तय करती हैं कि मतदाता किसे होना चाहिए। उन्होंने संसद में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की अनदेखी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब राजनीतिक बहुमत की जगह धार्मिक बहुमत ले लेता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो चुप न रहें, क्योंकि बुराई अपने आप खत्म नहीं होती, उसका विरोध करना पड़ता है। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक खबर की। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए संदेह का लाभ आरोपियों को मिलना चाहिए। जज प्रवीण सिंह ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि ये लोग वाकई वहां मौजूद थे या दंगे में शामिल थे। जांच अधिकारी ने दावा किया था कि गवाहों ने आरोपियों को पहचाना है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान और सबूतों में तालमेल नहीं था। एक गवाह ने कहा था कि उसे पेट्रोल पंप पर होश आया था, जबकि उसके पिता ने बताया कि वो सड़क पर घायल मिला था। इन्हीं खामियों के चलते कोर्ट ने अब्दुल सत्तार, मोहम्मद खालिद और अन्य 3 लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। विदेश में भारतीय कारोबार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में गौतम अदानी के $25 अरब के बिजली प्रोजेक्ट को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में सेगुन अदेयमी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां की जनता अदानी ग्रुप को प्रोजेक्ट में शामिल किए जाने से नाराज है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अपने नेशनल ग्रिड को सुधारने के लिए बोली लगाई थी, जिसमें अदानी पावर की यूनिट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि ये देश को बेचने जैसा है। कई लोगों ने भ्रष्टाचार की आशंका जताई है और मांग की है कि ये प्रोजेक्ट स्थानीय कंपनियों को मिलना चाहिए। हालांकि वहां रहने वाले कुछ भारतीय लोगों ने अदानी का बचाव करते हुए कहा है कि भारत में उनकी सेवाएं बेहतर हैं। लेकिन वहां की आम जनता पुराने घोटालों से डरी हुई है और उन्हें लगता है कि ये नया प्रोजेक्ट भी कहीं पैसा लूटने का जरिया न बन जाए। खेल के मैदान से बेहद दिलचस्प और प्रेरक खबर आई है। हाल ही में हुई आईपीएल ऑक्शन में शिक्षकों के बेटों की किस्मत चमक उठी है। द इंडियन एक्सप्रेस में देवेंद्र पांड्या ने बताया है कि 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों ने बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा है, जबकि इनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था। प्रशांत वीर के पिता एक शिक्षा मित्र हैं और महीने के सिर्फ 12,000 रुपये कमाते हैं। प्रशांत ने कहा कि उनके परिवार ने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। वहीं जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.5 करोड़ में खरीदा है। आकिब के पिता भी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। इन साधारण परिवारों के लड़कों का करोड़पति बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये बताता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। राजनीति के गलियारों से गांधी परिवार के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को खारिज कर दिया है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि ईडी ने बिना किसी एफआईआर के ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जो कि कानूनन सही नहीं है। कांग्रेस ने इसे सच की जीत बताया है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार गांधी परिवार को निशाना बना रही थी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मामला ये था कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई मूल अपराध यानी शेड्यूल्ड ऑफेंस की एफआईआर नहीं होती, तब तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं कर सकती। हालांकि ईडी के पास अभी भी ऊपर की अदालतों में जाने का रास्ता खुला है, लेकिन फिलहाल के लिए ये गांधी परिवार के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। ग्रामीण भारत के लिए एक चिंता वाली खबर है। द वाया में प्रोफेसर जोया हसन ने लिखा है कि सरकार मनरेगा कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिससे काम का अधिकार खत्म हो सकता है। नए बिल में इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रस्ताव है और इसे मांग आधारित से सप्लाई आधारित बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब तक गांव के लोग जब काम मांगते थे तो सरकार को काम देना पड़ता था, लेकिन नए कानून में सरकार तय करेगी कि कहां और कितना काम देना है। केंद्र और राज्यों के बीच फंड का हिस्सा भी बदला जा रहा है, जिससे गरीब राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बदलाव ग्रामीण मजदूरों के अधिकार छीन लेंगे और योजना को सिर्फ कागजों तक सीमित कर देंगे। खेती के सीजन में काम रोकने का प्रावधान भी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बिना किसी चर्चा के लाए जा रहे इस बिल पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। अमेरिकन लेखिका एन एपलबॉम ने डोनाल्ड ट्रंप की नई सुरक्षा रणनीति को अमेरिका का सुसाइड नोट करार दिया है। उनका कहना है कि यह नया डॉक्यूमेंट अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा वहां के लोकतंत्र को निशाना बना रहा है। इस नई रणनीति में रूस और चीन जैसे देशों को खतरा नहीं माना गया है, बल्कि यूरोपियन लोकतंत्र को दुश्मन की तरह पेश किया गया है। लेखिका के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस और चीन के दुष्प्रचार से लड़ने वाले समझौतों को रद्द कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट में साइबर वॉर और जासूसी जैसे खतरों का कोई जिक्र नहीं है। एपलबॉम चेतावनी देती हैं कि अगर इस रणनीति पर काम किया गया तो ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि ये हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। मनोरंजन जगत से भारत के लिए गर्व का पल है। फिल्म निर्माता नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख पर आधारित है और दो बचपन के दोस्तों की कहानी बयां करती है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने मंगलवार को ये घोषणा की। हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेसे इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। करण जौहर ने कहा कि कांस फिल्म फेस्टिवल से लेकर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक का ये सफर बेहद भावुक करने वाला है। अब उम्मीद है कि ये फिल्म आगे चलकर नॉमिनेशन और फिर अवार्ड भी अपने नाम करेगी। अब कुछ अन्य खबरों पर सरसरी नजर डालते हैं। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिष्णुपुर जिले में सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच गोलीबारी हुई है, जिससे तनाव बना हुआ है। वहीं ईडी ने इम्फाल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई जगह छापे मारे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है और 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। बीजेपी, जो अब दिल्ली में सरकार में है, आप पर आरोप लगा रही है, जबकि पहले वो खुद इन्हीं मुद्दों पर आपको घेरती थी। उधर बांग्लादेश से आ रही धमकियों के बाद भारत ने वहां के हाई कमिश्नर को तलब किया है। एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा में शांति बिल पास हो गया है, जिससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है। अंत में एक नज़र महाराष्ट्र के खेल मंत्री पर, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। नासिक कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में उनकी सजा बरकरार रखी है। उन पर सरकारी कोटे से फ्लैट लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। इस घटना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो दोस्तों, आज के हरकारा पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि कम शब्दों में आपको देश दुनिया का पूरा हाल सुनाएं। आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी हमें ज़रूर भेजें। आप हमें सुन सकते हैं सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब और एप्पल पॉडकास्ट्स। शोर कम, रोशनी ज़्यादा, यही है हमारा मकसद। मिलेंगे अगले अंक में कुछ और नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें हरकारा। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।